Today we start again plant physiology class 11th chapter number 14 that's name is respiration in plant. हम सभी को पता है हम सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स हो ह्यूमन बीइंग हो उन सभी को किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. जस्ट बिकॉज एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क. हमें काम करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो किससे चाहिए? एनर्जी से चाहिए. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल. तो हमें जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. द फूड इन द बॉडी undergo oxidation to release energy. This process is food oxidation is called respiration. तो चाहे एनिमल्स में हो चाहे ह्यूमन बीइंग में हो जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है इसी को हम रेस्पायरेशन कहते हैं. और इसी के थ्रू हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो लिविंग थिंग्स हैं इनको रेस्पायरेशन और फूड वाटर इन सभी की ज़रूरत होती है. किसके लिए? लिव के लिए, यानी कि जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है. हमारी सेल के अंदर जो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी ऑक्सीडेशन होता है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो ह्यूमंस में क्या होते हैं? स्पेशल ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करते हैं और बहुत लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन डिमांड होती है हमारी. लेकिन इन प्लांट नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन सो लेस डिमांड फॉर ऑक्सीजन. इनको ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है काफ़ी लेस होती है. लेकिन जिस तरीके से हमारे अंदर तो ऑर्गन थे लेकिन प्लांट के अंदर तो ऑर्गन नहीं थे तो इसलिए जब इनमें फूड प्रिपेयर होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है. रेस्पिरेशन कंप्लीट कब होता है? जब हमारा फूड का ऑक्सीडेशन होता है. तो इनके अंदर जो प्लांट के अंदर जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है सेलुलोज की फॉर्म में होता है. तो इनको जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ड्यूरिंग डे, क्योंकि डे टाइम में ही तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो जब रेस्पिरेशन होता है इनके अंदर तो इनके बहुत लेस अमाउंट में ऑक्सीजन की नीड होती है, रिक्वायर होती है बहुत लेस अमाउंट में. क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है. लेकिन किसके थ्रू करते हैं? ये स्टोमेटा के थ्रू करते हैं जो कि इनकी लीव्स पर होते हैं. इसके अलावा लेंटिकल के थ्रू भी करते हैं जो कि स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. छोटे छोटे अपने स्ट्रक्चर्स जैसा देखा होगा. और इनका जो ऑक्सीडेशन होता है स्टेम, लीफ, रूट्स सभी के थ्रू होता है. अब देखिए हमने देखा था कि लीफ से करते हैं, लेंटिकल से करते हैं. जितने भी लिविंग बीइंग ये हैं ह्यूमन बीइंग किसके थ्रू करते हैं? अपने स्पेशल ऑर्गन के थ्रू करते हैं. लेकिन प्लांट के जो सरफेस एरिया होते हैं, जो साइड का सरफेस एरिया होता है वहाँ से भी गैसेस का डिफ्यूज़न होता है. ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर तो ऑर्गन थे तो इसलिए हम ब्रीद कर रहे थे. लेकिन प्लांट अपने हर पार्ट में जहाँ से पॉसिबल हो सकता है वहाँ से करते हैं. जैसे कि जो सरफेस एरिया है स्टेम का तो वहाँ से क्या हो जाएगा? जैसे कि पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीव के पास की पैरेन्काइमा है वहाँ पर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से क्या होता है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. हम सभी फूड पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, जो प्लांट थे वो तो ऑटोट्रॉफ है, खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. लेकिन वी आर ऑल हेट्रोट्रॉफ, ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल्स. तो वी नीड फूड फॉर अदर एनिमल्स और प्लांट. हम सभी अदर एनिमल या प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्योंकि हम क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ हैं. इसके अलावा जो सेप्रोफाइट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं या फंगाई हैं, ये क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ये दे फीड फूड फ्रॉम डेड एनिमल्स. इसके अलावा प्लांट और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं दे आर ओनली ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटो और सिंथेसिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ फूड. तो फोटोसिंथेसिस में कंप्लीट फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है लाइट की हेल्प से. हम जो प्लांट थे वो तो खुद ही से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि आपको दिख रहा है. ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉफ हैं, अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं. और ये जो प्लांट हैं ये क्या करते हैं? इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का, वहाँ से फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर होती है. लाइट को ट्रैप करते हैं और उनका जो फूड है वो सिंथेसिस हो जाता है. जैसे कि हमने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट मीनिंग क्या होता है. तो किस किस की हेल्प से? लाइट एनर्जी की हेल्प से. ये क्या है? केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें. और अपना जो फूड है किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? ये ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च, ये 3 फॉर्म में अपना फूड जो है वो स्टोर करते हैं. देन इनका ऑक्सीडेशन होता है.
इसके अलावा जो इनकी वुडी स्टेम है, रूट है, इनमें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ये अपना जो फूड है वो इनके अंदर जो कैपिलरी होती हैं उसकी हेल्प से पूरे प्रॉपर प्लांट तक ये पहुंचाते हैं। अब प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में जो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का। आप सभी को पता है कि हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है। तो जब हम ब्रीद करते हैं देन क्या करते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो हम कभी जो रेस्पिरेशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे कि हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये जो रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ होता है, हमारी सेल्स के अंदर होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और ये क्या आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें 3 टाइप से रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में एटीपी बनाता है, देन क्रेब्स साइकिल, और देन इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेंजेस एंड ऑक्सीडेशन, इससे क्या मिलता है, हमें एटीपी मिलती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप से रिएक्शंस होते हैं हमारी सेल्स के अंदर, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स में हो रहा है, बॉडी में होता है, तो हम इसको ब्रीदिंग बोल रहे थे। तो जो ऑक्सीडेशन कंपाउंड हैं, तो ये जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हैं ये किस किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट, सेकंड इज प्रोटीन, एंड अदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, फैट हैं, तो ये सभी क्या है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हैं। उसी तरीके से प्लांट में भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा। तो जितने भी ऑक्सीडेशन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हैं, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस, जितने भी हमें जब भी एनर्जी मिलती है तो एंजाइम की हेल्प से मिलती है, बहुत लेस अमाउंट में। तो ये एनर्जी हमें धीरे 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 मिलती है, तब जाके एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो एटीपी है, एटीपी क्या है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट होता है, जो कि एडिनो डाईफॉस्फेट से मिलता है। ये क्या होती है, जब एनर्जी है थोड़ी सी लेस अमाउंट में हीट, देन एडीपी, और उसके बाद एटीपी बनता है। जो एटीपी है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, यही तो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसकी हेल्प से ऑब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होता है। हमारी बॉडी में जितने भी वर्क होते हैं एक्टिविटीज से रिलेटेड, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, सभी किसकी हेल्प से होते हैं, एटीपी की हेल्प से होते हैं। और सिंथेसिस ऑफ एटीपी का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है, सबसे पहले NADH2 बनता है, उसकी जो हेल्प से क्या बनता है, NAD बनते हैं, जिसको कि हम ATC भी कहते हैं, ADP, देन ATP की प्रोसीजर कंप्लीट होती है। लेकिन जो ATP हैं ये हमें धीरे धीरे लेस अमाउंट में मिलते हैं। एक प्रोसीजर हो गई, उससे 2 ATP, फिर दूसरी प्रोसीजर हो गई, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कार्बन जो स्केलेटल है, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनमें सारा क्या होता है, प्रोसेसर होती है, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और देन हमें एटीपी मिलता है। तो जब ये ग्लाइकोलाइसिस है, जब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो इसको हम कहेंगे, यानी कि फूड ब्रेक डाउन होता है, तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलता है, जो हमारा लेस अमाउंट में हम क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें एनर्जी मिल जाती है। और ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन हैं, प्लांट हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनमें जो ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमें क्या मिल रहा था, एनर्जी मिल रही थी, और क्या मिल रहा था, ऑक्सीजन, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे थे। लेकिन एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 2 ATP निकलते हैं, 2 ATP मिलते हैं, और तब उन्हें एनर्जी मिलती है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किस में होते हैं ये इस तरीके का रेस्पिरेशन, एनारोब्स में होता है, और आर्किया बैक्टीरिया में होता है। तो इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। तो एनारोब्स जो होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, यानी कि एनारोब मतलब जो बैक्टीरियाज की हम बात कर रहे थे, फैकल्टेड, जैसे कि फैकल्टेटिव एनारोब्स, जैसे कि आर्किया कोलाई, ये क्या है, बैक्टीरिया हैं। तो ये कब इनका ऑक्सीडेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी हो सकता है इनमें। लेकिन जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी होते हैं, इनमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो रेस्पिरेशन हो रहा है
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। जैसे भी हमने देखा था जो ग्लाइकोलाइसिस है ये ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब तो हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तब इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एरोबिक मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था हम क्या रिलीज कर रहे थे, वाटर, एनर्जी हमें मिल रही थी, H2O रिलीज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, लेकिन जो एनारोबिक होते हैं वो क्या करते हैं, तब ये क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल रिलीज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया क्लोस्ट्रीडियम और इसके बारे में जो अदर बैक्टीरिया था, तो जितने भी लिविंग बीइंग हैं जैसे कि वो जैसे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इनकी सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, देन एनर्जी रिलीज होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, हमारी सेल्स के अंदर, जिसको कि हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अलावा जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP है, ये कब मिलता है, हमारी सेल्स के अंदर जब ऑक्सीडेशन होता है तब हमें ये ATP मिलता है। और ATP ही एनर्जी करेंसी है। जिस तरीके से हम अपने घरों में जो भी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं पैसे से करते हैं ना, इसी तरीके से जो सेल की करेंसी है वो क्या है, ATP है। ATP के बिना कुछ ही नहीं है इंसान। तो हमें जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो हम जो भी सॉलिड चीज़ें खाते हैं, तो वो सभी जो ब्रेक डाउन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं। तब हमें क्या मिलता है, कंप्लीट एनर्जी मिलती है। और जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसीजर कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म के अंदर। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ठीक है, जिसमें कि ईस्ट सेल आ जाती हैं और मैमेलियन टिश्यू आ जाते हैं। ईस्ट में क्या होते हैं, एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और मैमल में प्रेजेंस की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अच्छा, एमडेन और मेयरहॉफ और फेरेनास, इन तीनों ने ही इसकी खोज की थी ग्लाइकोलाइसिस के ब्रेकडाउन की प्रोसेस की, इसलिए इसको EMP पाथवे कहते हैं। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस का जो फॉर्मेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, तीन वैज्ञानिकों ने की थी, इसलिए इसको EMP कहा जाता है। ग्लाइस का जो ग्रीक वर्ड में नेम है, इसका ग्लाइस का मतलब होता है स्वीट और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि जो हम खाते हैं इनको स्प्लिटिंग जो होता है वो किस किस तरीके से होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन ग्लूकोज होते हैं जो कि 3 कार्बन पायरुवेट और 3 कार्बन पायरुवेट के फॉर्म में अलग अलग ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अब इसी तरीके से प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज किस किस में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। इनके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होते हैं। देन क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज, ये सब जो सारी प्रोसेसर हुई किससे हुई, ये ग्लाइकोलाइसिस से हुई। ठीक है, जो इन्वर्ट एंजाइम थे वो सारी प्रोसेस किससे हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस से हुई थी। अभी जो ग्लाइकोलाइसिस है ये ब्रेकडाउन होते हैं प्रेपरेटरी फेस और पे ऑफ फेस, यानी कि इनमें 10 पूरे स्टेप्स होते हैं जिसको कि आप बुक से देख लीजिएगा। हम इसमें और मेन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ये जितने भी प्रोसीजर हैं 10 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ग्लूकोज है, उससे हमें ATP मिला तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना। इस तरीके से इसके 10 स्टेप्स हैं कंप्लीट, आप इसको बुक से देख लीजिएगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। तो इस तरीके से आप इसको देखिएगा। हम इसमें मेन बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सेल्स के अंदर जो 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट प्रोसीजर हुई, इसमें ओवरऑल रिएक्शंस में क्या बना, जो ग्लूकोज 2 NAD 2 ATP और 2 PI, इन सब की हेल्प से क्या बना, 2 पायरुवेट 2 NADH2 2 ATP और H2O रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल इसकी एक रिएक्शन से जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसीजर हुई हमारी सेल्स के। और देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसीजर होती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो इसमें जो पायरुवेट बन रहा है तो इसमें यही किस में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें भी हम देखेंगे जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ऑक्सीडेशन होता है किस किस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। यानी आप समझ रहे हैं ना कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो तो बैक्टीरिया वगैरह में होता है, फंगस में होता है, सैप्रोफाइट में होता है, जिनको ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है फूड के जो ब्रेक डाउन के लिए। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, इनमें ऑक्सीजन की, अगर हमें सांस लेनी है, हमें किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं तो हमारा तो दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। लेकिन जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे
जो पैरासाइट्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ पैरासाइट रहते हैं, कुछ पैरासाइट एनिमल के अंदर रहते हैं, है ना, जो कीड़े पड़ जाते हैं ना किसी किसी चीज़ में, तो इन सब चीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। हमारे घरों में कुछ चीज़ें अगर खाने पीने की रखी हैं तो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, एनिमल अपने आप जो डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहा है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थोड़ी है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ऐसा ऑक्सीडेशन किस में होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग, प्लांट, इन सब में। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा था ये क्रैब साइकिल में जाकर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्म में हो रहा था हमारी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और लास्ट में क्रैब साइकिल में होगा। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है, जितने भी सांस लेने वाले जीवित ऑर्गेनिज्म। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं। और इनमें क्या निकलता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, और हमारे अंदर क्या रिलीज़ करते हैं? हम क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, एनर्जी मिलती है, और वाटर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो ईस्ट में फर्मेंटेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए फर्मेंटेशन की जो प्रोसीजर है वो क्या है? सबसे इसका जो मेन है फेवर है। फेवर का मतलब है टू बॉयल। जैसे कि ईस्ट है, मतलब कि हमारे घर में कोई चीज़ फर्मेंटेशन हो जाता है यानी ख़राब हो जाना, सड़ जाना, तो इसमें क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, कि इसमें सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं। और ये क्या है? एनारोबिक कंडीशंस में होता है। एनारोबिक कंडीशन जिसमें ईस्ट में हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्मेंटेशन में क्या क्या होता है? अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। अब ये क्या क्या होता है इसको भी हम जानेंगे। कि जो अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है तो ये किस में होता है? ईस्ट फैकल्टेटिव एनारोब्स की हेल्प से होता है। ठीक है, पहले हम इसको जानेंगे ईस्ट वाले को। देखिए, जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोलाइसिस में चेंज होता है, इससे क्या बनता है? पायरुवेट बन जाता है। ये किस में हो रहा है? अल्कोहल फर्मेंटेशन में हो रहा है, जिसको कि एनारोबिक कंडीशंस में होता है। ठीक है, किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प पे। और इसमें क्या बनते हैं? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अब इसमें 2 एटीपी बनते हैं। जितने भी एनारोबिक फर्मेंटेशन होते हैं इसमें कितने एटीपी रिलीज होते हैं? 2 एटीपी रिलीज होते हैं, जो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से क्या बनाता है? 2 NaGH2 बनाता है, DH बनाता है, सॉरी। फिर क्या बनते हैं? पायरुवेट, और उससे 2 एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। और इसमें क्या हो जाता है? अल्कोहल हाइड्रोजेनेस हो जाता है, सॉरी, डिहाइड्रोजेनेसिस की प्रोसेसर होती है, और इसमें 2 एथेनॉल बन जाते हैं। अब ईस्ट में देखिए, ईस्ट में किस तरीके से फर्मेंटेशन होता है? जैसे कि इसमें आपने शराब को बनते हुए देखा होगा, तो किससे बनता है? ईस्ट से बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इनमें फर्मेंटेशन होता है तो वाइन और बियर, इसके अलावा जो ब्रेड हम खाते हैं ये बेकरी में, तो इसमें किसका फर्मेंटेशन होता है ना? ईस्ट का। ईस्ट की हेल्प से बनती हैं ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो जिसकी हेल्प से होता है ये लैक्टोबैसिलस की हेल्प से होता है। जो एनारोब हैं, क्या है ये? लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस किस में मिलता है? मिल्क में मिलता है ना, तो इसमें भी 2 पायरुवेट बनते हैं। और इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से कितने एटीपी बन रहे हैं? 2 एटीपी बन रहे हैं। और इसमें भी यही प्रोसीजर चलता रहता है। जो NADH2 हैं ये NAD में रिलीज़ होते हैं, यानी कि जो एनर्जी है वो कम हो रही है। ठीक है, इसमें भी डिहाइड्रोजेनेसिस हो रही है और 2 लैक्टेट बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है इसमें क्या हो रहा है? 2 ATP बन रहा है, यानी कि लेस एनर्जी मिल रही है। जैसे कि कर्ड है, कर्ड क्या है? काफ़ी उसका सोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा खट्टा सा होता है। किसकी वजह से होता है? ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसकी वजह से। तो मिल्क में लैक्टोज मिलता है, और लैक्टिक एसिड जो है वो सोर टेस्ट बना देता है किसमें? कर्ड में। अभी जो लैक्टिक एसिड है हमारी सेल्स के अंदर भी होता है, एनिमल सेल के अंदर, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, इन सभी के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। अब कभी आपने देखा होगा, आप कभी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लें, दौड़ लें, भाग लें, तो हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है। क्यों होता है वो? क्योंकि मसल सेल के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी एनर्जी को कम करने लगता है, यानी कि वहाँ पर डीऑक्सीडेशन हो रहा है वो होने लगता है। लेस एनर्जी मिलती है, हमारी जो एनर्जी है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी सेल्स के अंदर। तो वही सारा प्रोसीजर चलने लगता है जिस तरीके से एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा था। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पर लेस होने लगती है। ठीक है, जिस तरीके से हमने कर्ड में देखा, ईस्ट में देखा, तो हमारी मसल्स के अंदर एनर्जी जो है वो
कम होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी मसल्स के अंदर, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। वहाँ पर काफ़ी सारा बाइंड हो जाता है लैक्टिक एसिड, और वहाँ में हमारी मसल्स में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। जो फर्मेंटेशन है इसमें, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें एनर्जी क्या है, कम अमाउंट में मिलती है। और जो ग्लूकोज में 7% एनर्जी होती है, ठीक है, जो ग्लूकोज में, और ये हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें 38 ATP की ज़रूरत होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। लेकिन अभी हम धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप देख रहे हैं। तो पहले 7% एनर्जी है, और उससे क्या है, लेस अमाउंट में हीट मिलती है और एनर्जी मिलती है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें कितनी ATP मिलती हैं, 2 ATP मिलती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जितने भी बैक्टीरियाज हैं, इनमें एनर्जी जो मिलती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितनी मिलती है, 2 ATP मिलते हैं। और जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन, तो इसमें कितने कितने ATP मिल रहे हैं, स्क्रीन पर आपको अपर साइड में दिख रहा होगा 2 ATP यहाँ पर, ठीक है। और ये एनर्जी क्या होती है, लेस एनर्जी हो रही है यहाँ से, फिर वही प्रोसीजर हो रहा है, फिर लेस एनर्जी हो रही है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है काफ़ी लेस अमाउंट में मिल पाती है, यानी कि 2 ATP ही मिल पाते हैं। अभी जो फर्मेंटेशन है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में जो भी हमने देखा, तो इसमें हजार्ड्स हो रहा है, मतलब कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, ना कि एनर्जी मिल रही है। अब देखिए लाइव ईस्ट और डेड ईस्ट, जो कभी कभी आपने देखा है ना, पॉइजनस शराब बन जाती है। ईस्ट से क्या है, शराब भी बनती है। जब तक ये कंप्लीट इनमें ऑक्सीडेशन होता रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो क्या है, ये जो ईस्ट थी वो डेड हो जाती है और पॉइजन बन जाती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी, फर्मेंटेशन में लेस एनर्जी। लेकिन जैसे कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है। और क्योंकि हमें 38 ATP की ज़रूरत होती है लिविंग बींग्स को, नॉन लिविंग को सिर्फ 2 ATP ही मिल पाते हैं। ATP मैंने आपको बताया था एनर्जी का अमाउंट होता है। जिस तरीके से हमारे घर में अगर पैसे रखें, हमारे पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे वो उतने अमीर होंगे, उतनी ही ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जितने कम होंगे उतनी ही कम ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उसी तरीके से ATP होता है सेल की करेंसी। सेल में जितने ज़्यादा ATP होंगे वो उतना ही काम करेगी, जितने कम होंगे उतना कम काम करेगी, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है ये सारा लास्ट में जाकर होता है क्रैब साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल में 3 फॉर्म्स में होता है, जैसे कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसीजर है वो होती है, फिर ट्रांजैक्शन रिएक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो कंप्लीट हमारी ऑक्सीडेशन की प्रोसेसर हो रही थी रेस्पिरेशन की और प्लांट की, क्रैब साइकिल में जाकर कंप्लीट हो जाती है। हमने कहाँ कहाँ देखा था, सेल में देखा, साइटोप्लाज्म में देखा, फिर क्रैब साइकिल होती है लास्ट में, और क्रैब साइकिल में जाकर ये पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। अभी कैसे कैसे होता है उसको देखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी सेल के अंदर पहले हमने शुरू से क्या क्या देखा था, फर्मेंटेशन देखा, ठीक है। फर्मेंटेशन किस में हो रहा था, एनारोबिक्स में हो रहा था। और हमारे अंदर ग्लूकोज होता है, सभी के अंदर सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ग्लूकोज, जैसे कि हम प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स के अंदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो सभी के अंदर सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो किससे मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रेजेंस में मिलती है ना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेसर हो रही थी, वो किससे हो रही थी, ग्लूकोज से। अब इससे क्या बनेगा, सबसे पहले पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है जब एरोबिक्स में होगा, यानी कि जो लिविंग बीइंग है, तो इनमें क्रैब साइकिल में जाकर कंप्लीट होगा। और जो एनारोबिक में होगा तो ये एथेनॉल और लैक्टेट की प्रेजेंट में होगा, कि लैक्टेट के बाद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एथेनॉल और लैक्टेट बन रहे थे ना एनारोबिक में, मैंने आपको क्या बताया था कि CO2 रिलीज होती है, एथेनॉल बनती है और लैक्टेट बनते हैं। तब जाके इनको कितनी ATP मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जिसको कि एनारोबिक भी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी प्रोसेसर हो रही थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला साइटोप्लाज्म में हो रहा था, उसके बाद सिट्रिक एसिड बनता है, फिर क्रैब साइकिल का प्रोसेसर होता है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन